स्टूडेंट, हम लोग पॉलिटी से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं और फिर इससे जुड़े हुए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी कर लेंगे। तो पहले हम प्रीएम्बल से शुरू करते हैं। पॉलिटी में संविधान की प्रस्तावना जिसे कहते हैं, तो प्रस्तावना क्या है? शब्द संविधान जो प्रस्तावना है यह क्या करता है? संविधान के परिचय को संदर्भित करता है। और इसमें क्या होता है? इसमें संविधान के आदर्शों और आदर्श, उद्देश्य और आकांक्षाएं प्रस्तावना शब्द संविधान के परिचय को संदर्भित करता है और इसमें संविधान के आदर्श, उद्देश्य और आकांक्षाएं और सरकार के स्वरूप और संविधान के लागू होने की तिथि आदि का संक्षेप उल्लेख है। जैसे किसी पेज मतलब हम लोग कोई बुक पढ़ते हैं ना, तो भूमिका पहले उसमें दिया रहता है कि इस चैप्टर के बारे में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, एक शॉर्ट लिस्ट दिया जाता है। उसी तरह प्रस्तावना भी, जो संविधान का है, प्रस्तावना भी वही काम करता है। तो प्रस्तावना का ग्रहण जो हुआ था वो अमेरिकी संविधान से लिया गया था। प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का संविधान था और प्रस्तावना की भाषा पर प्रभाव ऑस्ट्रेलियाई संविधान का था। और N.A. पालखीवाला ये संविधान का पहचान पत्र इसको कहे थे, किसको? प्रस्तावना को। और K.M. मुंशी संविधान की राजनीतिक कुंडली बोले थे। प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ है वो अभी तक एक बार में हुआ है, वो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। उस टाइम थी इंदिरा गांधी, तब हुआ था। इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे, जिसमें से समाजवादी ये रहा, और धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी उस टाइम, उस समिति के अनुसार इसको जोड़ा गया था। तो एक बार ये पूछता है कि संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया था, ऑप्शन दे देता है। ठीक है, और आगे देख लेते हैं कुछ और। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है कि 13 दिसंबर 1947 को प्रस्तावना का आविर्भाव कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। 13 दिसंबर 1947 को संविधान सभा की तीसरी बैठक में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ था। इसी प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में अपनाया गया था और इसी वजह से प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। ये उद्देश्य प्रस्ताव जो रखा गया था ना, वही आगे चल के क्या हुआ? प्रस्तावना बना। और इसी को इसीलिए उद्देशिका, मतलब इंग्लिश में वो कहें तो प्रीएम्बल कहा जाता है। ठीक है, प्रस्तावना या उद्देशिका में कुछ इस तरह से हमारा जो प्रस्तावना है इस तरह से है। जैसे ऐसे हैं, हम भारत के लोग भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोक तथा गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मासिक शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। कुछ इस तरह का प्रस्तावना दिखता है और यही सब वर्ड लिखे गए हैं। ठीक है, और इसको याद कर लेना, बहुत अच्छा लगता है बोलने में। अगला है प्रस्तावना के मुख्य तत्व।
मुख्य तत्व पहले तो है संविधान का सोर्स, और दूसरा है कि संविधान का स्वरूप कैसे हुआ था, और संविधान का उद्देश्य क्या है। तो प्रस्तावना के यही 3 मुख्य तत्व थे। तो जो संविधान का स्रोत है तो उसमें क्या था, हम भारत के लोग, अर्थात कौन है हम भारत के लोग, जनता। और संविधान का स्वरूप कैसा था कि एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य को बनाने के लिए, ठीक है। और संविधान का उद्देश्य क्या था कि न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता, विचार, अव्यक्त विश्वास, धर्म और उपासना की, और प्रतिष्ठा और अवसर की समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता और बंधुता, ये सब क्या है, संविधान का उद्देश्य है। आगे देख लेते हैं कि प्रस्तावना के मुख्य तत्व जो हैं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे हुए हैं। तो भारतीय संघ बनाम मदन गोपाल जो 1957 था, उसमें प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं माना गया था, मतलब इसको न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, और प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं था। तथा बेरुवाड़ी संघवाद 1960 के थ्रू इसको क्या कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय जहाँ संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहाँ प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। तो इसके पहले इसमें क्या कहा गया था कि ये प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं था, ठीक है। और गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला जब 1967 में आया था तो उसमें क्या कहा गया था, प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा तथा अपरिवर्तनीय माना गया था। और जब केशवानंद बनाम केरल राज्य 1973 में आया था तो प्रस्तावना को संविधान का अंग स्वीकारा गया था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय मूल ढांचा का सिद्धांत प्रस्तावना को मूल ढांचा माना था। तो इसमें केशवानंद भारती में कहा गया था ना कि आप मूल ढांचा में परिवर्तन तो कर सकते हैं लेकिन इसके मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अगला है महत्वपूर्ण तथ्य कुछ है, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है, और प्रस्तावना में लिखित शब्द हम भारत के लोग से लेकर हम भारत के लोग, भारत की एकता, अखंडता, ऐसे है ना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के, और ऐसे लास्ट तक जाएगा, फिर अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यहाँ तक प्रस्तावना लिखित शब्द में है और भारतीय लोगों की संप्रभुता का उद्घोष करता है। जो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 से 1799 के बीच में, तो उसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुता शब्द वहाँ से लिया गया है। और रूस की क्रांति 1917 में जब हुई थी तो वहाँ से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शब्द लिया गया है। एक होता है राज्य अवधारणा। इसमें क्या होता है, 3 पार्ट होते हैं। पहला नास्तिक राज्य होता है। नास्तिक राज्य मतलब सभी धर्मों का विरोध, मतलब हम कोनो धर्म नहीं मानने वाले हैं। और एक होता है सैद्धांतिक राज्य, मतलब किसी एक विशेष धर्म को मान्यता, जैसे श्रीलंका क्या करता है, बौद्ध धर्म को ज़्यादा मान्यता देता है और किसी धर्म को नहीं मानता, जो वहाँ सिंगली लोग रहते हैं ना। अगला है एक होता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या कहता है कि सभी धर्मों को बराबर मान्यता देती है। जैसे भारत में क्या है कि इतने धर्म, इतने जात के लोग हैं, कितना विरोध करेगी, पूरा एकदम तो ताश नहस हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि चलो जितने धर्म या जितने जात के लोग हैं सबको एक बराबर से मतलब रखा जाएगा। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड। जैसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है, तो प्रस्तावना करता है। अभी हम लोग पढ़े प्रस्तावना के बारे में। अगला देख लेते हैं कि निम्न उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है, तो कौन सी सन्निविष्ट नहीं है,
आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है। आप प्रियम्बल पढ़ेंगे तो ये सब वर्ड आपको मिलेंगे, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता ऐसी कोई बात नहीं। अगर निम्न में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो जब संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उसी दिन हम लोग क्या करते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, जिसे रिपब्लिक डे कहते हैं। संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो प्रस्तावना में अभी बस एक बार संशोधन किया गया है, वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के थ्रू, और कब 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। आगे देख लेते हैं, धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ है कि सभी धर्मों को समान रूप से बढ़ावा देना। तो सभी धर्मों को, ये कहा, सरकार द्वारा एक धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ यही होता है। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देश्य में नहीं है? समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, प्रभु संपन्न ये भी है, लेकिन लोक कल्याण नहीं है। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस संविधान से ली गई है? प्रस्तावना की भाषा जो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस ऐतिहासिक दस्तावेज के प्रभाव को दर्शाता है? तो वो कहाँ का, अमेरिका से लिया गया था ना प्रस्तावना, और भाषा ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, या इसी मूल कुंजी कहा जाता है। अगला, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो प्रस्तावना में देख सकते हैं। अब कुछ और जो सोर्स लिए गए हैं संविधान में, तो उसको देख लेते हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें अन्य देश से लिए गए हैं ना, तो जैसे देख लेते हैं भारतीय संविधान के कुछ स्रोत। भारतीय संविधान की अधिकांश प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम के साथ साथ विभिन्न अन्य देशों के संविधानों के प्रमुख प्रावधानों और संशोधित करके भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप अपनाया गया है। तो संविधान निर्माण के समय 395 अनुच्छेद में से 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसीलिए जो हमारा संविधान है उसको क्या कहा जाता है? ब्लूप्रिंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लूप्रिंट, क्योंकि ये तो 80% भाग यहीं से आ गया था, भारत शासन अधिनियम 1935 के थ्रू। अगला है कि संविधान स्रोतों का वर्गीकरण 2 भागों में है, एक है आंतरिक स्रोत है और एक बाह्य स्रोत है। आंतरिक स्रोत में तो यही भारत शासन अधिनियम के द्वारा 1935 से लिया गया है। कुछ बाह्य स्रोत भी हैं, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और जापान, इन सब से लिया गया। फ्रांस, सोवियत संघ से और दक्षिण अफ्रीका से। तो इसमें जैसे देख लेते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 के थ्रू जो है संघीय योजना को लिया गया था, CAG का पद लिया गया था, आपातकालीन प्रावधान को भी लिया गया था, लोक सेवा आयोग जिसे UPSC कहते हैं इसको भी लिया गया था, और राज्यपाल का कार्यकाल लिया गया था, न्यायपालिका लिया गया था, और प्रशासनिक वितरण लिया गया था। और बाह्य स्रोत से देखते हैं तो जैसे अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया था? प्रस्तावना लिया गया था, मौलिक अधिकार लिया गया था, न्यायिक समीक्षा लिया गया था, संविधान की सर्वोच्चता लिया गया था, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया था, और निर्वाचित राष्ट्रपति एवं महाभियोग, उस पर लगा महाभियोग, ये भी लिया गया था, और उपराष्ट्रपति का पद भी लिया गया था। वित्तीय आपात वहीं से आया है, और उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के, उच्चतम मतलब सर्वोच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की जो विधि है वो भी कहाँ से आया है? अमेरिका के संविधान से आया है।
अगला कुछ आता है जो ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है, जैसे संसाधात्मक शासन प्रणाली को लिया गया है, एकल नागरिकता को लिया गया है, विधि निर्माण प्रक्रिया को लिया गया है, विधि का शासन लिया गया है और परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद लिया गया है और मंत्रिमंडल प्रणाली भी ब्रिटेन से ही आया है। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय ये भी वहीं से है, जिसको मतलब ज़्यादा वोट मिलेगा वही जीतेगा। तो ये कहाँ से है? ब्रिटेन से। अगला आया है कि हम लोग जैसे कनाडा से क्या क्या लिए हैं, तो कनाडा से संघात्मक विशेषताएं लिए हैं और अवशिष्ट शक्तियां जो केंद्र के पास होंगी इसको लिया गया है और राज्यपाल की नियुक्ति। ये 3 चीज़ें कहाँ से लिया गया? कनाडा से। आयरलैंड से क्या लिया गया? DPSP मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे भाग 4 कहते हैं, और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों को मनोनयन। कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं? 12 सदस्यों को। अगला भारतीय संविधान में जो जर्मनी से लिया गया था, तो वो आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन, ये जर्मनी से लिया गया था। जब आपातकाल लगेगा तो आपका कुछ मूल अधिकार होगा जो उसको सरकार नष्ट कर सकती है। ये कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। और जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। और अगला देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया से लिया है समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और संसद की संयुक्त बैठक। ये सब कहाँ से आए हैं? ऑस्ट्रेलिया से। और फ्रांस से क्या है? गणतंत्रात्मक प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ये तीनों वर्ड कहाँ से आया है? फ्रांस से आया है। अगला है सोवियत संघ मतलब रूस से क्या लिया गया है? मूल कर्तव्य, जो कि बाद में भाग 4 के ए में अर्थात अनुच्छेद 51 के ए में जोड़ा गया था। 11 मौलिक अधिकार वो कहाँ से आए हैं? वो रूस से आया है। और प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, ये भी कहाँ से आया है? रूस से आया है। जो दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन मतलब चुनाव होगा, ये भी कहाँ से आया है? साउथ अफ्रीका से आया है। अब आगे कुछ देख लेते हैं हम लोग, जैसे विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए प्रावधान। तो कुछ इस प्रकार, अगर एक में ही समेट के देखेंगे तो कुछ इस प्रकार दिखेगा। कैसे दिखेगा? जैसे यहाँ पर जर्मनी का संविधान से क्या लिया गया है? आपातकालीन उपबंध लिया गया है, ठीक है। और रूस का संविधान से क्या लिया गया? मूल कर्तव्य लिए गए, प्रस्तावना के न्यायिक आदर्श लिए गए हैं। और फ्रांस का संविधान से गणतंत्र व्यवस्था लिया गया है, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता सिद्धांत। आयरलैंड से वो ये सब हम लोग पीछे देख चुके हैं। तो फिर आगे चलते हैं, कुछ PYQ देख लेते हैं। जैसे PYQ में पहला है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। तो समवर्ती सूची जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्या है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है, रूस के संविधान से। नेक्स्ट देख लेते हैं, कह रहा है भारतीय संविधान में सम्मिलित DPSP कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और इसी तरह कह रहा है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अच्छा पूछ रहा है मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया है। अगला है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन से जिसे कहा जाता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम किस
कहाँ के संविधान से लिए गए? तो आयरलैंड से लिया गया है। जबकि राष्ट्रपति का पद और उनको हटाने की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। अगला है कि भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता ये कहाँ से आया है? फ्रांस के संविधान से आया है। अगला है भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? तो सर्वाधिक जो मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ से लिया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। इसी का ही ब्लूप्रिंट कहलाता है क्या? संविधान। अगला है संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो कौन सा लक्षण किया है? देखिए कहाँ के? अमेरिका से। न्यायिक समीक्षा लिया है, मौलिक अधिकार लिया है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद को हटाने की विधि ये भी लिया है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के निर्माताओं में मौलिक अधिकारों की अवधारणा कहाँ से लिए गए? मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसमें कह रहा है भारतीय संविधान की कुछ अनुसूचियाँ। तो अनुसूची जब शुरू में जब संविधान बना था तो उस समय भारत में कुल 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन फिर इनकी संख्या बढ़ा के अब इस टाइम में 12 कर दी गई। तो देख ले रहे हैं अनुसूचियाँ। जैसे कह रहा है कि अनुसूची संविधान के से संबंधित एक सूची या तालिका को संदर्भित करता है जो संवैधानिक प्रावधानों से संबंधित कुछ अतिरिक्त जानकारी या दिशा निर्देशों का विवरण प्रदान करती है। अनुसूचियाँ स्पष्टता और पूरक विवरण प्रदान करती हैं जिससे संविधान अधिक व्यापक और कार्यात्मक बन जाता है। नेक्स्ट फैक्ट क्या है कि मूल रूप से भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। और अनुसूचियों का सबसे पहला उल्लेख भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था जिसमें 10 अनुसूचियाँ शामिल थी। तो वहीं से लिया गया अनुसूचियों का मतलब सबसे पहला जिक्र किया कहाँ से था? भारत शासन अधिनियम 1935, वहीं पर अनुसूची शब्द का जिक्र था, वह उसमें 10 अनुसूचित शामिल थे। अगला है भारतीय संविधान में जो अनुसूचियाँ हैं तो वो किस तरह के हैं और कहाँ से किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो उसको देखते हैं। तो पहली अनुसूची जो है इसमें क्या है कि इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम शामिल है। राज्यों का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र भी इसमें शामिल है, मतलब कौन सा राज्य का अधिकार कहाँ तक होगा और कितना क्षेत्र होगा, ये सब भी किसमें शामिल है? पहली अनुसूची में। पहला अनुसूची या पहला भाग कह लीजिए, तो पहला भाग कहाँ था? अनुच्छेद 1 से 4 तक था। दूसरी अनुसूची में क्या कहा गया है? तो दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते, विशेषाधिकार और परिलब्धियों से संबंधित प्रावधान है। इसमें भारत के राष्ट्रपति होंगे और भारतीय राज्यों के राज्यपाल होंगे, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होंगे और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति होंगे और भारतीय राज्यों के विधान सभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे। भारतीय राज्यों की विधान परिषदों के अध्यक्ष और उपसभापति होंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होंगे और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होंगे, CAG जिसे कहा जाता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो ये सब इन सब का जो पद है, पहले में क्या है? राज्य और केंद्र के बारे में चर्चा है। दूसरे अनुसूची में क्या है कि पद के बारे में चर्चा है, मतलब पोस्ट किसका किसका होगा। तो ये अनुसूची 2 में कहा गया है। इनसे रिलेटेड जो अनुच्छेद हैं कुछ इस तरह के हैं, जैसे 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164 और 186, 221, ये सब अनुच्छेद क्या हैं? अनुसूची 2 में शामिल हैं। आगे देखते हैं, जैसे तीसरी अनुसूची क्या कहलाता है कि इसमें क्या कह रहा है
इसमें पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान शामिल है। तीसरी अनुसूची में जैसे भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्री, संसद सदस्य एमपी जो होंगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य मंत्री होंगे और राज्य विधानमंडल चुनाव के उम्मीदवार, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये सब क्या करेंगे, मतलब जब ये अपने सीट पर बैठेंगे तो उससे पहले इनको शपथ लेना होता है, तो शपथ के बारे में कहा गया है। और अनुच्छेद ये कहाँ से कहाँ तक है, इसमें कुछ ये अनुच्छेद शामिल है जैसे 75, 84, 99, 124, 146, 173, 188 और 219 अनुच्छेद ये सब शामिल है। चौथी अनुसूची में कहा गया है कि इसमें राज्यसभा के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रतिनिधित्व सीटों का आवंटन प्रावधान है। सीधा से कह दो कि राज्यसभा की सीटें बस बैठे की जगह है इन लोगों को। तो ये अनुच्छेद जो है 4 और 80 ये 2 अनुच्छेद शामिल हैं इसमें, अनुच्छेद 4 और अनुच्छेद 80 चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची देख लेते हैं। इसमें क्या कहा गया कि अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में जो प्रावधान है उसके बारे में चर्चा की गई है। किसमें, अनुसूची 5 में। इसमें अनुच्छेद 244 शामिल है और छठी अनुसूची में पूर्वोत्तर राज्य हैं, 4 पूर्वोत्तर राज्य हैं। कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि असम की चाय जब मेघ बरस रहे हों तो पूरा पीने में बहुत मज़ा आता है। तो असम की चाय मेघ बरस रहे हों तो पूरा पीने में बहुत मज़ा आता है। इस तरह से चारों राज्य याद किया जा सकता है, क्योंकि राज्य पूछ लेता है कि छठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य हैं, तो उसमें जो मेघालय है, मिजोरम है, तो ये इन सब की जगह एक मणिपुर भी दे देता है। तो सब यम करके याद कर लेते हैं तो फंस भी जाते हैं। इसमें अनुच्छेद कौन सा शामिल है, 244 और 275। सातवीं अनुसूची है। सातवीं अनुसूची में यह अनुसूची 3 विधायी सूचियों से संबंधित है। 3 विधायी सूची मतलब कि जो सूचियाँ थी ना, समवर्ती राज्य सूची, केंद्र सूची, संघ सूची, इसमें जैसे संघ सूची में क्या है, 97 विषय से 98 विषय शामिल है। अभी में तो ये 100 हो गई हैं और राज्य सूची में 66 विषय पहले थे, अभी में 62 विषय हो गए हैं। और समवर्ती सूची में 47 से अब 52 विषय हो गए हैं। अनुच्छेद 246 में इसकी चर्चा है। और 8वीं अनुसूची में क्या है, तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में, जो 22 भाषाएं हैं उसके बारे में चर्चा है। 22 भाषाएं कुछ इस प्रकार हैं, आसामी, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ये क्या है, ओरिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। तो ये 22 भाषाएं शामिल हैं जो कि अनुच्छेद 344 और 351 में है। आगे जो बाद में 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं, जैसे 9वीं अनुसूची क्या जोड़ी गई थी, इसमें क्या कहा गया था, भूमि सुधार के बारे में कहा गया था। कुछ अधिनियम आया था जो जवाहरलाल नेहरू के टाइम में आया था, जमींदारी प्रथा को अंत करने के लिए आया था। टिप्पणी देख लेते हैं कि प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा 9वीं अनुसूची को इसमें शामिल कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक जांच से बचाने के लिए जोड़ा गया था। और 2007 में सुप्रीम कोर्ट में फैसला दिया कि इस अनुसूची में शामिल कानून 24 अप्रैल 1973 के मामले अब न्यायिक समीक्षा के लिए खुले हैं। और इसके लिए जो अनुच्छेद है वो 31 का बी है। आप सिंपल से याद कीजिएगा
कि जो जमींदारी प्रथा थी उसको, उसका अंत जो है उसकी बात किया गया है अनुसूची 9 में। और अनुसूची 10 में क्या कहा गया है कि दल बदल, इसको राजीव गांधी के टाइम में आया था। 52वां संविधान संशोधन 1885 के द्वारा जोड़ा गया था। जो लोग पार्टी चेंज कर लेते हैं उसके बारे में था। और ये अनुच्छेद 102 और 191 में इसकी चर्चा है। आगे 11वां जो अनुसूची थी इसमें क्या है कि पंचायतें लागू होना, पंचायतों की शक्तियाँ क्या होंगी और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करने वाला जो प्रावधान था वो आया था। इसमें कुल 29 विषय शामिल थे और इसमें 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा हुआ था। सबसे पहले पंचायत कहाँ लागू हुआ था? राजस्थान के नागौर जिला में। अनुच्छेद कौन सा? 243 के जी में जोड़ा गया है। 12वीं अनुसूची क्या है कि यह विधेयक नगर पालिका, अब देखो जब पंचायत हो जाएगा तो जो नगर मतलब शहर होगा तो उसके लिए भी कुछ तो बनना चाहिए, तो उसके लिए नगर पालिका जोड़ा गया था। तो नगर पालिका की शक्ति, अधिकारों और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करने वाले प्रावधानों से संबंधित है। इसमें कुल 18 विषय शामिल थे। ये 73 में आया था, तो ये 74वां संविधान संशोधन 1992 में ही आया था, लेकिन संविधान संशोधन अलग हो गया था। ठीक है, इसमें कितना विषय शामिल थे? 29 विषय। इसमें कितना विषय शामिल थे? 18 विषय। और इसका अनुच्छेद 243 के डब्ल्यू में है। अब क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं जो PYQ है। जैसे वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में तो 12 हैं। ठीक है, अगला है कि दल बदल 10वीं अनुसूची से जुड़ा हुआ है। अगला पूछ रहा है कि संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ क्षेत्र राज्यों के लिए राज्यसभा की सीटों, अब राज्यसभा की जो सीटें थी ये 4थी अनुसूची में थी। नेक्स्ट है कि संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो द्वितीय अनुसूची जो था पद, पहले वेतन के बारे में चर्चा था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे? दल बदल से। 10वीं अनुसूची ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से भारत के संविधान के किस एक अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? अच्छा, जिला परिषद छठी अनुसूची था। छठी अनुसूची में क्या था? पूर्वोत्तर राज्य थे ना, कौन कौन सा? असम, त्रिपुरा, मणिपुर नहीं था, मेघालय, मिजोरम, ये राज्य थे।